अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाकों में भागदौड़ करते रहे। हम दरवाजों पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा कि हम आपको ये नहीं बता सकते, ये एक बिजनेस सीक्रेट है। हफ्ते गुजरते गए और मेरी मां बहुत दुखी हो गई। अपने रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वो उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास में थी, एक ब्राउन कार्डबोर्ड के डिब्बे में जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थीं। आज वहां पर हमारी और पड़ोसियों के टूथपेस्ट की इस्तेमाल की हुई ट्यूब्स पड़ी थीं। आखिर एक दिन मां के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तुड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब्स को देखते देखते वो ऊब गई थीं। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं ये नहीं सुनना चाहती कि एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूं। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें यह बताया कि जल्दी ही हमारा काफी रॉ मटेरियल जमा हो जाएगा और फिर हम प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब खत्म कर लें। मां ने हमें एक हफ्ते की मोहलत और दे दी। प्रोडक्शन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। प्रेशर बढ़ चुका था। हमारे वेयरहाउस के मालिक यानी मेरी मां ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वो पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए कहे और साथ में यह भी कह दे कि दांत के डॉक्टर्स ने कहा है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं प्रोडक्शन के प्रोसेस को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर जब घर आए तो वो शॉक्ड हो गए जब उन्होंने वहां 9 साल के 2 बच्चों को प्रोडक्शन प्रोसेस में पूरे स्पीड से जुटे हुए देखा। हर जगह बारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की ग्रिल लाल दहकते कोयलों के साथ मैक्सिमम हीट पर जल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए क्योंकि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस ने उनके घर पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। और जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयलों के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। अब आप सोचेंगे कि टूथपेस्ट ट्यूब्स को हम क्यों पिघला रहे थे। एक्चुअली उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे। ट्यूब शीशे यानी कि लीड के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वो पिघलकर लिक्विड फॉर्म में आ सकें। इस पिघले हुए लीड को हम छोटे छोटे छेद वाले दूध के कार्टन्स में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफेद पाउडर प्लास्टर ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी जमीन ऐसे लग रही थी जैसे वहां अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन बाहरी बक्से थे जिसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे यानी कि मोल्ड थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए लीड को प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था। हम अमीर बनने जा रहे हैं। हाँ, माइक ने सिर को हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जिंक का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, तो तुम लोग जिंक के सिक्के बना रहे थे? मेरे डैडी ने कहा। बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था। हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब्स के बक्से के साथ सफेद धूल में लिपटे हुए 2 बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें।
और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठी। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी यानी कि फेक या फ्रॉजरी शब्द का मतलब समझाया। कहने का मतलब यह है कि जो सिक्के हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट यानी कि सरकार बना सकती है, न कि एक आम इंसान। अगर एक आम इंसान सिक्के बनाता है तो उसे जेल भी हो सकती है। हमारे सपने टूट गए थे। तो आपका मतलब यह है कि यह इलीगल है? माइक ने कांपती हुई आवाज में पूछा। इतने में डैडी के दोस्त ने कहा, छोड़ो भी, हो सकता है कि बच्चे अपने पैदाइशी टैलेंट को डेवलप कर रहे हों। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हां, यह इलीगल है, डैडी ने नरमी से कहा, पर तुम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि तुम में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और ओरिजिनल आइडिया हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा घर साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने ये कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। उन्होंने कहा, बच्चों, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग सिर्फ अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, आगे बढ़ते चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, पर हमें यह नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, पर हकीकत में मैं ये नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे और अपने सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, हां, अगर तुम लोग ये सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से कहा। हां, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वो तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं। मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर से हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का मतलब यह नहीं होता कि आप पक्के रूप से अमीर हैं या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं, डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं गवर्नमेंट के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय चीनी की कंपनियां फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसी हुई हैं और जिमी के डैडी के पास जल्दी ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग हैं माइक। ऐसा लगता है कि वे एक एम्पायर बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर से एक्साइटेड हो गए। नए जोश से हमने अपने डूबे हुए बिजनेस के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी प्लान बना लिया कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। प्रॉब्लम यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की चेन और 3 रेस्टोरेंट्स थे। रेस्टोरेंट्स के कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वो अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वे कितनी ही देर से घर लौटें, और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वो अपने डैडी से बात कर लेगा वो मुझे फोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए।
फोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार, मैंने कहा और फोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी और सबक शुरू हुए। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 की सैलरी के हिसाब से भी 10 सेंट हर घंटे की सैलरी से कम थे। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही बिजी थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहे थे। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के एरिया में उनका इंतजार करें, माइक ने दरवाजा खोलते हुए कहा। जब मैंने उसके पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के अंदर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहां इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत पैरों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वो साफ थी, पर यह साफ दिखता था कि वो पुरानी हो गई थी और उसे बदल देना चाहिए। जब मैं लिविंग रूम में घुसा तो वहां मेरा दम घुटने लगा था। वहां पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और इसमें कोई शक नहीं है कि उस फर्नीचर को म्यूजियम में होना चाहिए था। सोफे पर 2 औरतें बैठी थीं जिनकी उम्र मेरी मां से थोड़ी ज्यादा होगी। औरतों के सामने एक आदमी मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज्यादा होगी, शायद 45 साल। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा आदमी उनके वेयर हाउसों को संभालता है और औरतें रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा जो यहां से 50 मील दूर एक सड़क के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है वो तुम्हारे आने के पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वो मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने एक्साइटेड होकर पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहां कुर्सी के पिछले 2 पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है वो कौन सा ऑफर देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्दी ही इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर उस कमरे में दाखिल हुए जहां हम बैठे हुए थे। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों, तैयार? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक लंबे चौड़े शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और वजन करीब 90 किलो होगा। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी एनर्जी एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने तुरंत सहमति में अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, ये रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम के स्टाइल में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूं, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। ये मेरा ऑफर है।
इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं पहले आपसे एक सवाल कर सकता हूं? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तुरंत फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए तुरंत फैसला लेने की एबिलिटी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज को धीमा पर कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का ऑप्शन चुनने में ही समझदारी थी। शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और सब्र वाली औरत थीं। वे हमेशा कहा करती थीं कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है जो अब बड़े हो गए थे और दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी, पर वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थीं और इसलिए वे हमेशा काम करती रहती थीं। वे बहुत कड़क मैनेजर थीं। हम 3 घंटे तक डब्बों को सेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें वापस वहीं पर रख देते थे। ये बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूं। उनके पास इस तरह के 9 सुपरमार्केट थे जहां पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। पड़ोस के जनरल स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते हैं। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाजों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुबार भी आता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसीलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती, क्योंकि उसके बाद दुकान के डिब्बों में धूल नहीं जमती और ना ही हमें उन्हें साफ करने के लिए नौकरी पर रखा जा सकता था। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वो हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में भी 9 साल की उम्र में 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी। इसीलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने को तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट हर घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूं, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशा से भरा हुआ था। स्कूल भी बोरिंग था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिनका मैं इंतजार कर सकूं। पर 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और चिढ़ते हुए पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने गुस्से में पूछा। क्या वो मेरे बोर हो जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है।
पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। दोस्तों अगला पार्ट देखने के लिए बायो में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर जरूर देखें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।